नमस्कार दोस्तों। आप मुझे मास्क में देख के चौंक गए होंगे, लेकिन ये लॉकडाउन का टाइम है और मैं अभी घर से बाहर हूँ। वैसे तो दोस्तों अभी घर के बाहर निकलना इतना सेफ नहीं है, मगर पिछले 4 महीने से घर के अंदर बैठ बैठ के मैं बिल्कुल सड़ चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बाहर टहल आते हैं, और चूँकि मुझे ये एपिसोड भी बनाना था तो इस वजह से मैं बाहर निकल गया हूँ। वैसे दोस्तों मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप घर में ही रहें तो बेहतर है। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि 8 अप्रैल 2011 को जब मैंने आम्रपाली के दफ्तर में अपने ड्रीम वैली विला के लिए की बुकिंग के लिए जब वो सिग्नेचर किया, तो मुझे नहीं पता था कि शायद वो मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली है। खैर दोस्तों, वहाँ मैं बुकिंग करने के बाद वापस अपने घर आ गया, और उसके बाद दिन गुजरते रहे और मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता रहा कि हमारे प्रोजेक्ट में काम शुरू होगा। दोस्तों अप्रैल का महीना बीत गया, मई का महीना बीत गया, जून का महीना बीत गया। मैं लगातार शिवम द्विवेदी से संपर्क में था। उनसे पूछता रहता था कि भैया क्या बात है, काम नहीं शुरू हो रहा। आपने कहा था कि काम बहुत जल्दी शुरू होगा, तो यदि काम शुरू नहीं होगा तो आप ये 2.5 साल का जो डिलीवरी का आपका टाइमलाइन हो कैसे पूरा करेंगे। तो शिवम कहते थे कि सर आप चिंता मत करो, आम्रपाली पर भरोसा करो, और आम्रपाली पर नहीं तो कम से कम महेंद्र सिंह धोनी पर भरोसा करो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, महेंद्र सिंह धोनी हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे, मतलब आम्रपाली ग्रुप के, और बहुत उनकी प्रतिष्ठा थी। खास करके जब 2011 का वर्ल्ड कप उनके नेतृत्व में इंडिया जीता था, और जैसे उन्होंने एक छक्के से इंडिया को जीत दिलाई थी, तो वो काफ़ी एक कल्ट फिगर के रूप में उभर के आए थे दोस्तों। तो इनफैक्ट इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद आम्रपाली की बुकिंग में एक बाढ़ सी आ गई, और इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आम्रपाली ने महेंद्र सिंह धोनी के नाम का खूब फ़ायदा उठाया। धोनी ने भी फ़ायदा उठाया होगा, मगर वो चीज़ें तो सामने आती नहीं। कुछ कुछ कभी कभी पिक्चर आता है। खैर, तो दोस्तों मैं बता रहा था कि मैं लगातार इंतज़ार कर रहा था कि हमारे प्रोजेक्ट में काम शुरू होगा, मगर काम शुरू नहीं हो रहा था। अचानक मैंने जून के महीने में सुना कि वहाँ के किसानों ने हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल कर दिया है, और उनकी कुछ शिकायतें हैं। उन शिकायतों में से था ये कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने उनकी ज़मीन धोखे से ली है, और उनको जो मुआवजा दिया है वो काफ़ी नहीं है। तो बहुत सारे किसानों ने वो पिटीशन फाइल कर दिया, और कोर्ट ने तत्काल वहाँ पे स्टे ऑर्डर लगा दिया, जिसकी वजह से सारे काम रुक गए थे। तो मैंने शिवम से कहा कि यार ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, अब तो ये काम रुक जाएगा तो क्या होगा। तो शिवम ने उस समय में मुझे आश्वासन दिया, बोला कि सर ये सब तो कोर्ट की खिस्से होते रहते हैं, आप इन सब चक्करों में मत पड़िए। सो अब ऐसा है कि काम ये जल्द ही कोर्ट में जो चीज़ें चल रही हैं उसका वो निपटारा हो जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही वो आश्वासन देते थे। आपको पता है मार्केटिंग के लोग काफ़ी चतुर होते हैं, और उन्हें पता है कि वो लोगों को कैसे विश्वास मिले और लोगों को कैसे फुसलाएं। तो दोस्तों शिवम भी अपना काम कर रहे थे, मैं उनकी बात सुन रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, ये कहते हैं तो काम शुरू ही होगा। लेकिन दोस्तों काम शुरू नहीं हुआ, और वक्त यूं ही गुजरता रहा। इसी बीच उन्होंने मुझसे और पैसे की डिमांड की और कहा कि देखिए सो आपने ये जो यूनिट है वो कैश डाउन पे लिया है, तो उस हिसाब से आपको
पेमेंट 30 दिन के अंदर करनी चाहिए थी। मैंने कहा भैया काम भी तो आपका शुरू होना चाहिए था, वो तो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा उसके लिए आप परवाह मत कीजिए, सो आप अपना ड्यूज़ क्लियर कीजिए जल्दी से जल्दी, कम से कम 10% की पेमेंट तो आनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने उनको और पेमेंट दिया ताकि 10% का जो उनका लिमिट है वो पूरा हो जाए, और इंतज़ार करता रहा कि काम शुरू होगा, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। और इन सब चक्करों में 2011 भी निकल गया दोस्तों। और मैं लगातार अखबार में, इंटरनेट पे और आम्रपाली के संपर्क के जरिए ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उस केस में क्या हुआ। अंततः वो मेरा इंतज़ार पूरा हुआ और अगस्त 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि वहाँ पे जितने किसान हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर जिनकी ज़मीन अथॉरिटी ने ये अख्तियार की थी, उनको बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा। शायद 64.3% का मुआवजा और उनको बढ़ा के मिलना था। तो दोस्तों मैंने सोचा कि चलो ये अच्छी खबर है, किसान भी खुश, बायस भी खुश, और मेरे ख्याल से आम्रपाली को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत पैसे उन्होंने इकट्ठा किए हैं और बहुत पैसे हैं उनके पास। और यदि थोड़ा बहुत बायस के ऊपर बर्डन आए तो बायस भी शायद स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि ये कोर्ट का फैसला है, तो इसमें आम्रपाली तो कुछ नहीं कर सकता है। और दोस्तों जब ये काम बंद रहा तो मैं तकरीबन हर 15 दिन में एक बार वहाँ पे ड्रीम वैली के साइट पे ज़रूर जाता था, ये देखने के लिए कि वहाँ क्या गतिविधियाँ हो रही है। दोस्तों वहाँ पे साइट पे तो मुझे कोई गतिविधि नहीं दिख रही थी, क्योंकि उस समय तक उन्होंने काम शुरू नहीं किया था। बहुत पहले थोड़ा सा उन्होंने उसकी लेवलिंग की थी, तो बस कुछ मिट्टियाँ कुछ पड़ी हुई थी, और वो सपने का जो घर था और जिसको मैंने ब्रोशर में देख के बुकिंग की थी, उसके तो दूर दूर तक कोई भी निशान नहीं थे। वहाँ पे जितनी भी चहलकदमी थी वहाँ पर उनके सेल्स ऑफिस में थी, जो कि आम्रपाली का जो वहाँ साइट ऑफिस है, वहाँ घुसते ही वो एंट्रेंस पे ही उनका बहुत बड़ा सेल्स ऑफिस है, बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, मीटिंग हॉल है, अनिल शर्मा का भी एक चैम्बर है, और बहुत बड़ा वहाँ पे रिसेप्शन भी है। तो वहाँ पे इनफैक्ट नए बायस की ज़्यादा प्रेजेंस मुझे दिखती नहीं थी। मोस्टली वही लोग थे जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से आम्रपाली के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, खास करके ड्रीम वैली में, क्योंकि वो ड्रीम वैली का प्रोजेक्ट था। और सब लोगों के एक ही सवाल था कि ये काम कब शुरू होगा, क्योंकि मैंने तो 2011 में बुकिंग की थी, मगर वहाँ बहुत सारे ऐसे महानुभाव थे जो 2009-10 से उन्होंने बुकिंग की थी, तो वो भी जानना चाहते थे कि आखिर इसका क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे समय गुजरता रहा और फाइनली जैसे मैंने आपको बताया अगस्त 2012 में वो खबर आई जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और कोर्ट ने आम्रपाली को गो अहेड का सिग्नल दे दिया कि आप ये बढ़ा हुआ मुआवजा देंगे। इनफैक्ट वो फैसला अथॉरिटी के लिए था, अथॉरिटी देगी, और आपको पता है अथॉरिटी अपनी जेब से तो कुछ नहीं देती। तो ये माना जा रहा था कि अथॉरिटी भी वो जो बढ़ा हुआ मुआवजा है बिल्डर से ही वसूलेगी और आम्रपाली भी अपना शेयर देगा। तो दोस्तों जब ये कोर्ट का फैसला आया तो हम बायस में भी एक बहुत जोश आ गया, और तकरीबन हम हर 2 दिन के बाद वहाँ पे आम्रपाली के जो कॉर्पोरेट ऑफिस है सेक्टर 62 वहाँ जाने लगे और पूछने लगे। तो उन्होंने कहा, वहाँ पे जब भी हम जाते थे हमें यही जवाब मिलता था कि अभी तो कोर्ट का फैसला आया है, तो अभी हमें उसको जानने परखने में थोड़ा समय लगेगा, हम देखेंगे कैसे क्या करना है, हो सकता है कि हमें लेआउट चेंज करना पड़े, क्योंकि ड्रीम वैली जो प्रोजेक्ट था वो केवल विला का प्रोजेक्ट था, जैसा कि लेज़र विला का प्रोजेक्ट था, उसी की तरह एक दूसरा एक उसका रेप्लिका ड्रीम वैली का प्रोजेक्ट था। मगर बाद में ऐसा सुनने में आया कि वहाँ पे हाई राइज की भी प्लानिंग हो रही है, और बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट के लोग, क्योंकि इस बीच उनके कई दूसरे जो प्रोजेक्ट थे जैसे स्मार्ट
सिटी वगैरह वो निरस्त कर दिए गए थे और उसमें काफ़ी हज़ारों वायस थे। तो ऐसा माना जा रहा था कि स्मार्ट सिटी के भी जो वायस हैं उनमें से बहुत सारे, इनफैक्ट तकरीबन सारे ही उनको ड्रीम वैली के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो हमें बहुत आशंका भी हो रही थी कि भाई जो प्रोजेक्ट पहले केवल विला का था, अब वो उसमें हाई राइज भी आ जाएगा, तो कैसे इन्होंने ग्रीन एरिया का जो प्रावधान 70% कर दिया था वो कैसे पूरा करेंगे। खैर, हमें खुशी थी कि चलो प्रोजेक्ट को जैसे भी आप एग्जीक्यूट करो, मगर कम से कम प्रोजेक्ट को आगे तो बढ़ाओ। तो दोस्तों, ये सारा सिलसिला चलता रहा, मगर जो सबसे बड़ी बात है, काम शुरू नहीं हुआ। वहाँ पे एक मिस्टर मरांडी थे जिनसे मैं अक्सर संपर्क में था और मैं उनसे पूछता रहता था कि भैया मरांडी जी, आप बताइए क्या हो सकता है। उन्होंने कहा सर आप इंतज़ार कीजिए, हो सकता है लेआउट चेंज हो। और दोस्तों, इन सब चक्करों में 2012 का भी साल गुजर गया और 2013 आ गया और हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि देखो अब तो सारी जो इस प्रोजेक्ट के अंदर रुकावटें थी वो दूर हो गई है। कोर्ट ने भी अपना फ़ैसला सुना दिया है। तो यदि ये अपना लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो बेशक कर लें, मगर करें तो सही। तो और हमारा जो ड्रीम वैली साइट पे जाने का सिलसिला था वो चलता रहा। और दोस्तों, इन 1-1.5 साल के अंदर मैंने देखा कि जो भी वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से वो हटा लिए गए थे और वो जगह धीरे धीरे वीरान सी होने लगी थी। हाँ, लेकिन वहाँ सेल्स ऑफिस में लोगों का आना जाना बदस्तूर जारी था और वहाँ पे सेल्स ऑफिस में वो देखकर ऐसा लगता नहीं था कि ये प्रोजेक्ट पिछले 1.5 साल से रुका हुआ। खैर दोस्तों, अप्रैल 2013 में मरांडी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि सर आपको आना पड़ेगा क्योंकि आपका यूनिट का नंबर चेंज हो रहा है। तो दोस्तों, मैं वहाँ पर गया और उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया और उस पर उन्होंने पहले से मेरा चेंज यूनिट नंबर लिखा हुआ था। और दोस्तों, मैंने जब बुकिंग की थी तो मेरा यूनिट B64 था। B64 भी मैंने जानबूझ कर चूज़ किया था क्योंकि B64 का जो यूनिट था वो मेन रोड से फेसिंग था, तो मुझे लगा कि ये बेहतर लोकेशन होगा। और दूसरा ये था कि B64 में 2 नंबर्स थे, 6 और 4, तो इसका टोटल 10 होता है, यानी कि जो इसका न्यूमेरिकल जो ये है बनता है वो 1 बनता है और 1 हमेशा मेरा लकी नंबर रहा है। ऐसा रहा है कि 1 नंबर हमेशा मेरे साथ रहा है। मैं जब भी रहा हूँ मेरे घर का नंबर 1 रहा है। बहुत सारी चीज़ें 1 नंबर है और शायद मेरा कैरेक्टर भी कुछ 1 नंबर को सूट करता है। तो मेरा ध्यान इसलिए था कि मेरा यूनिट ऐसा होना चाहिए कि उसमें 1 नंबर आए। तो अब जैसे कि मैं बताऊं कि मैं पहले मेरा जो पहला फ्लैट था उसका नंबर था 109। मैं जो दूसरा घर मैं दिल्ली में जहाँ रहता था उसका नंबर था 199। तो दोस्तों, आप देखेंगे इन दोनों में 1 नंबर आता है। तो यही सोच के मैंने वो B64 बुक किया था। तो खैर, उन्होंने मुझे नया नंबर अलॉट कर दिया और वो नंबर मुझे सूट नहीं कर रहा था और मैं जैसा कि नंबर उनसे ढूंढ रहा था वो उपलब्ध नहीं था। अंत में हार के मैंने B11 पे समझौता कर लिया। हालांकि B11 में 1 जोड़े तो 2 होता है और 2 नंबर से मैं अपरिचित था क्योंकि आज तक 2 नंबर मुझे मिला नहीं था। तो खैर, मैंने सोचा कि चलो B11 में कम से कम 111 है, यही संतोष करके मैंने वो नंबर एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों, मेरी ओरिजिनल बुकिंग में जो नंबर था वो नए लेआउट के हिसाब से वो चेंज हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है भैया, आप लेआउट चेंज करना चाहते तो आप बेशक कीजिए, मगर काम जल्दी शुरू कीजिए। और दोस्तों, मिस्टर मरांडी ने मुझे काफ़ी सांत्वना दी और बताया कि नहीं, मिस्टर शर्मा के काफ़ी प्लान्स हैं और हम 15 दिन के अंदर काम शुरू करने वाले हैं। तो मुझे बहुत उम्मीद हुई, लगा कि चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, काम शुरू नहीं हुआ और वक्त गुजरता रहा और हमारे वहाँ ड्रीम वैली साइट पे जाने का सिलसिला भी चलता रहा। हाँ, मगर इस बीच ये बात ज़रूर आ गई कि वहाँ पर उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मिस्टर सौरभ थे
जो पेमेंट वगैरह से जो रिलेटेड चीज़ें थे उस पे वो बातें किया करते थे। तो मिस्टर सौरभ के फ़ोन आने लगे। उन्होंने कहा कि सर आपकी डाउन पेमेंट की यूनिट है तो इसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपकी केवल 10% की पेमेंट आई है। और दोस्तों अप्रैल 2013 से लेकर जून 2013 तक के बीच में मैंने ऑलमोस्ट 95% पेमेंट कर दिया। यानी कि मैंने 10% पेमेंट पहले किया था और मैंने 85% पेमेंट और किया। और 85% पेमेंट करने के लिए मैं जहाँ दिल्ली में अपने घर में रह रहा था, 3 बेडरूम फ्लैट था, तो उसे मुझे बेचना पड़ा क्योंकि और मेरे पास पैसे का इंतज़ाम हो नहीं सकता था। और चूँकि ये घर मेरा सपना था, मैंने सोचा चलो ठीक है, यदि इसे बेच रहा हूँ तो मुझे बेहतर यूनिट मिलेगा और जहाँ तक अगले 2-2.5 साल की बात है तो ठीक है, मैं किराए पे रह लूँगा। तो क्या बुरा, इतने सारे लोग किराए पे रहते हैं। वैसे मैं आज तक किराए पे रहा नहीं दोस्तों, और मेरे लिए एक नया अनुभव था, मगर ठीक है, मरता क्या न करता, वो फ्लैट मुझे बेचना पड़ा दोस्तों। और मैंने वो सारी पेमेंट आम्रपाली को दे दी। लेकिन सिलसिला यूं ही चलता रहा दोस्तों, और वहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ। और इन सब चक्करों में 2013 का साल भी निकला जा रहा था और हमारी वहाँ पे ड्रीम वैली साइट पे जाना वहाँ पे जारी था। हम बस इंतज़ार करते थे कि वहाँ पर कब वो कंक्रीट मिक्सर आए, कब वहाँ पर बायस की कब वहाँ पर लेबर्स की वहाँ पे एक्टिविटी दिखाई दे, कब वहाँ पर मटेरियल वहाँ पे आना शुरू हो, तो लगे कि हाँ भाई अब काम शुरू होने वाला है। मगर उसकी वहाँ पे कोई भी उसके सुराग नज़र नहीं आ रहे थे कि ऐसा होने वाला है दोस्तों। और इन सब चक्करों में 2013 का साल निकल गया और 2014 का साल काफ़ी स्ट्रेसफुल था, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 95% पेमेंट दे चुके थे और ये काम शुरू नहीं हो रहा था। मेरे पास के सारे पैसे ख़त्म हो गए थे और मैं ये सोच रहा था कि यदि प्रोजेक्ट इसी तरह से लटका रहा तो मेरा क्या होगा। तो समय बीतता जा रहा था और कोई अच्छी खबर आ नहीं रही थी। तो साल ऐसे ही गुजरता रहा था। अंततः हमारे इंतज़ार की घड़ी अगस्त 2014 में ख़त्म हुई और वहाँ पे मैंने देखा कि अब हमारे प्रोजेक्ट में काम शुरू हो रहा है दोस्तों। हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं उस दिन मुझे याद है, मैं मंदिर गया और भगवान को मैंने प्रसाद भी चढ़ाया और मैंने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि चलो फाइनली इस प्रोजेक्ट में 3 साल के बाद ही सही मगर काम तो शुरू हुआ। और दोस्तों काम चलता रहा और उसके अपडेट्स आम्रपाली अपने फेसबुक पे अपलोड करती थी और हम भी लगातार हर हफ्ते ही वहाँ पे साइट पे जाया करते थे। पहले हम वहाँ पे 15 दिनों में एक बार जाते थे, मगर जब काम शुरू हुआ तो हमारी दिलचस्पी और बढ़ गई। हम देखना चाहते थे, हम हर उस ईंट को देखना चाहते थे जो वहाँ पे हमारे होने वाले घर की दीवारों पे लगाई जाने वाली थी। हम हर उस चीज़ से वाकिफ़ होना चाहते थे जो हमारे घर से, हमारे सपनों से जुड़ी हुई थी। हम हर उस चहलकदमी के साक्षी होना चाहते थे जहाँ पे हमारा घर होने वाला था। और दोस्तों मैं बताऊं तो 2014 का साल काफ़ी अच्छा रहा। इनफैक्ट 2014 भी बीत गया और 2015 आ गया और काम लगातार जारी था। कई बार क्या होता था कि किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में काम काफ़ी आगे बढ़ जाता था और दूसरे ब्लॉक्स में नहीं होते थे, तो फिर हम उनसे जाके पूछते भी थे। मिस्टर तिवारी थे, उनके जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट थे और जिनसे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और मैं अक्सर जाता था और मुझे खास करके वो अपने चैम्बर में बुलाते थे और अपनी वो सारी डिटेल्स मुझसे शेयर करते थे। मुझे लगता मुझे वो काफ़ी पसंद करते थे, मैं भी उनसे काफ़ी पसंद करता था क्योंकि अच्छे आदमी थे और काफ़ी चीज़ें मुझे बताते थे। बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ जो
मैं नहीं जानता था, मुझे समझाते थे और वो कहते थे कि चंद्रकांत जी ऐसा है, हमारे काम करने का एक तरीका होता है किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का। सारा काम हम एक साथ नहीं कर सकते, तो हमें एक पर्टिकुलर हमें वो ब्लॉक्स चूज़ करना पड़ता है और उससे हम काम आगे बढ़ाते हैं। और देखिए ऐसे ऐसे हमारी प्लानिंग है और इस हम जैसा काम चल रहा है, अगले 1 साल के अंदर हम ये सारा प्रोजेक्ट पूरा कर देंगे। दोस्तों, ये बात मिस्टर तिवारी से जब हमारी हो रही थी, तो उस समय 2015 का मई का महीना था। तो उस हिसाब से 2016 के मिडल तक तो हमें घर मिल जाना था। दोस्तों, तिवारी जी की बातें हमें काफ़ी सुकून देती थी और हमारी उनसे दोस्ती बढ़ती गई। और इनफैक्ट बाकी बाद में जितने भी बायस दूसरे प्रोजेक्ट के आते थे, मैं मिस्टर तिवारी और उनके बीच में ब्रिज का काम करता था, क्योंकि बोलते थे कि जाके आपके बीच में चंद्रकांत जी हैं तो उनको बोलो, वो अच्छे आदमी हैं और वो ठीक रहेगा, वो यहाँ पे रहेंगे तो ये हमारी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी सीमलेस चलेगी। क्योंकि होता था कि लोग काफ़ी दुखी रहते थे, लोगों की परेशानियाँ थी, लोग काफ़ी स्ट्रेस में थे, पर्सनल और फाइनेंशियल। तो वहाँ पे बहुत सारा जब 100-200 लोग जमा हो जाते तो बहुत गर्मा गर्मी होती थी, बहुत बहस होती थी, तो बेचारे तिवारी जी परेशान हो जाते थे। तो मैं वहाँ पर जाता था तो मैं लोगों को संभालता था, बोलता था कि या तो फिर आप यहाँ हल्ला कर लो, झगड़ा कर लो, तो उससे तो कुछ होगा नहीं, आप इस चीज़ के लिए तो आए नहीं हो, झगड़ा करने के लिए आए नहीं हो, आप यही जानना चाहते हो कि आपके प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, तो आप आराम से बात करो, इनको भी बोलने का मौका दो। तो ये सब कुछ वहाँ पे हो रहा था। मेरी दोस्ती तिवारी से बनी हुई थी, काम चल रहा था दोस्तों, और हमारे दिल में एक बहुत खुशियों की लहर चल रही थी। हमें लग रहा था कि चलो अगले साल तक हम अपने घर में चले जाएंगे। देर आए मगर दुरुस्त आए। और दोस्तों, 2015 का भी समय बीतता जा रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके लिए आपको अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। और बस आज के लिए इतना ही। तो आप अच्छे से रहें, अपना ख्याल करें और घर के बाहर ना निकलें, क्योंकि शायद हो सकता है आपकी वो परेशानी ना हो जो मेरी है। क्योंकि मैं बहुत आउटडोर्सी हूँ। आउटडोर्सी बोले तो मुझे बाहर रहना बहुत पसंद है, घर में मुझे बहुत मुश्किल होती है दोस्तों। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं पिछले 4.5 महीने से मैं घर के अंदर कैसे कैद था। तो दोस्तों, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है मैं ये काम सही नहीं कर रहा हूँ, बट एनीवेज़ बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और मैं ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें आपको आगे बताऊंगा आने वाले एपिसोड में। तो तब तक आप उसका इंतज़ार करें और ठीक से रहें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर्स। बाय बाय।